नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को कल से एहतियाती कोविड रोधी टीका लगाया जाएगा। नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र ने बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय जाने से छूट दी। मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए नीट पीजी काउंसलिंग बुधवार से शुरू होगी। सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस पर कहा, भारत को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में प्रवासी भारतीय युवाओं की अहम भूमिका होगी। पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह कल से शुरू होगा। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 355वीं जयंती आज मनाई गई। और टेनिस में सिमोना हालेप ने मेलबर्न समर सेट टेनिस का सिंगल्स खिताब जीता। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं विशाल शर्मा। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को कल से एहतियाती टीका लगाया जाएगा। इसके लिए नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। 2 टीके ले चुके व्यक्ति किसी भी टीका केंद्र पर जाकर सीधे टीका लगवा सकते हैं या पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कल से शुरू हो चुका है। ये टीका उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्हें दूसरा टीका लगवाए हुए 9 महीने या 39 सप्ताह हो चुके हैं। वरिष्ठ नागरिकों को किसी डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता होगी। चुनाव ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड योद्धा के समान समझा जाएगा। सरकार ने कहा है कि लोगों के लिए एहतियाती टीका वही होगा जो उन्होंने पहले लगवाया है। कोविड कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने लोगों से टीके लगवाने की अपील की है। ये बहुत उत्साहवर्धक है कि कल तक 2,30,00,000 बच्चों को 15 से 17 साल की उम्र के बीच के उनको टीके लग चुके हैं। और मेरी सब माता पिता से विनती रहेगी कि इसी उत्साह को बनाए रखें। यहाँ तक बड़ों में जो प्रिकॉशनरी डोज है वो कल सोमवार से प्रारंभ हो रही है। इसमें मुख्यतः 2 श्रेणियां हैं। पहली चिकित्सा कर्मी और जो बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जिनको 9 महीने हो गए हैं दूसरी डोज मिले हुए, वो कल से अपनी प्रिकॉशनरी डोज लगवा सकते हैं। हिंदी और मराठी फिल्मों के सुप्रसिद्ध अभिनेता शिवाजी साटम ने लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की है। नमस्कार, मैं हूं शिवाजी साटम। दोस्तों, कोरोना प्रतिबंध के दोनों भी वैक्सीन मैं ले चुका हूं। अगर आपने ना लिए हो तो दोनों वैक्सीन जल्द से जल्द लीजिए। वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाना ना भूलिए, हाथ साफ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखिए। आइए हम सब मिलकर अपने भारत देश को कोरोना मुक्त करेंगे। धन्यवाद। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 151 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक 3,623 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 1,009 महाराष्ट्र में, 513 दिल्ली में, 441 कर्नाटक में और 373 राजस्थान में हैं। अब तक 1,409 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 1,59,632 लोग कोरोना संक्रमित हुए। दैनिक संक्रमण दर 10.21% है। कल 40,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 96.98% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजेश गौबा,
गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल तथा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय कुमार त्रिपाठी और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। ये बैठक कोरोना महामारी का प्रकोप फिर से बढ़ने के बीच हुई है। पिछले महीने भी श्री मोदी ने कोविड स्थिति और ओमिक्रॉन के मद्देनजर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी और कहा था कि हमें ओमिक्रॉन के प्रति सावधान और सतर्क रहना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण गर्भवती महिला कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इन्हें घर से ही काम करना होगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कंटेनमेंट जोन की अवधि खत्म होने तक कार्यालय आने से छूट दी जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अवर सचिव के स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50% तक सीमित कर दी गई है और शेष 50% घर से काम करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने जिम और सैलून में कोविड प्रतिबंधों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कल मध्यरात्रि से प्रभावी हो जाएंगे। सैलून और जिम में 50% उपस्थिति की ही अनुमति होगी। टीके की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही इन जगहों पर आने दिया जाएगा। इनमें काम करने वाले कर्मचारियों पर भी यही नियम लागू होगा। कल महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में 11 बजे रात से सुबह 5 बजे तक सख्त प्रतिबंधों के साथ रात्रि कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश में कुछ और प्रतिबंध लगाए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर लंगरों, सामुदायिक रसोई और धाम के आयोजन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राज्य में सभी धार्मिक और सामाजिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आरएसपुरा सेक्टर के सुचेतगढ़ में सीमा सुरक्षा बल द्वारा हर सप्ताहांत मनाए जाने वाला बीटिंग रिट्रीट समारोह बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। 2 सप्ताह के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बीटिंग रिट्रीट समारोह सीमा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल अक्टूबर में शुरू किया गया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत फोन इन कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर अंजन त्रिखा श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि नीट पीजी 2021 काउंसलिंग बुधवार से शुरू होगी। उन्होंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश और रेजिडेंट डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्रालय के आश्वासन के मद्देनजर चिकित्सा परामर्श समिति काउंसलिंग शुरू कर रही है। इससे कोविड से निपटने में देश अधिक मजबूत स्थिति में होगा। आयुष मंत्रालय पूर्वोत्तर में 1000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र शुरू करने जा रहा है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज गुवाहाटी में बताया कि उनका मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड पर नियंत्रण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में 100 आयुष औषधालय स्थापित किए जाने हैं। श्री सोनोवाल ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह कल से शुरू होगा। 16 जनवरी तक चलने वाले सप्ताह का आयोजन आंतरिक व्यापार और उद्योग संवर्धन विभाग आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत करेगा। इस दौरान देश में उद्यमिता के विकास के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि स्टार्टअप के क्षेत्र में 2021 को यूनिकॉर्न वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। इस दौरान 40 नए स्टार्टअप जुड़े हैं। भारत विश्व में नवाचार का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। देश में दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बन चुका है। DPIIT की ओर से अब तक 61,000 स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है। इनमें 2016 से लेकर अब तक 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे,
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को कल से एहतियाती कोविड रोधी टीका लगाया जाएगा। नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र ने बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय जाने से छूट दी। मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए नीट पीजी काउंसलिंग बुधवार से शुरू होगी। सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस पर कहा, भारत को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में प्रवासी भारतीय युवाओं की अहम भूमिका होगी। पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह कल से शुरू होगा। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। श्री गुरु गोविंद जी की 355वीं जयंती आज मनाई गई। टेनिस में सिमोना हालेप ने मेलबर्न समरसेट टेनिस का सिंगल्स खिताब जीता। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आज प्रवासी भारतीय दिवस है। आज ही के दिन 1915 में महान भारतीय प्रवासी महात्मा गांधी भारत लौटे थे। भारत को दुनिया भर में रह रहे 3 करोड़ से अधिक भारतवंशियों पर गर्व है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस अवसर पर अप्रवासी भारतीयों को बधाई दी है। श्री नायडू ने अप्रवासी भारतीयों से भारत के विकास में योगदान के प्रयासों को दोगुना करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय मूल के लोगों ने दुनिया भर में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियां देश के लिए गर्व की बात हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि भारतीय और प्रवासी समुदाय के युवाओं ने नवाचार, प्रौद्योगिकी और रचनात्मकता में उल्लेखनीय प्रगति की है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज को दिशा देने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और दुनिया उनकी प्रौद्योगिकी और नवाचार का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 10,000 अरब डॉलर की होगी और इसमें युवाओं की केंद्रीय भूमिका होगी। श्री मुरलीधरन ने कहा कि सुंदर पिचाई से पराग अग्रवाल और राजीव सूरी से लीना नायर तक कई हस्तियां हैं जो वैश्विक स्तर पर भारतीय युवाओं के नेतृत्व का सबूत हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं ने मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए नवाचार किए हैं और वे भविष्य के लिए सोचते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रवासी समुदाय भारत और दुनिया को जोड़ने का एक सेतु है। India is among the very few countries which has an extensive and evolving policy framework for engagement with the diaspora. The priority of the government led by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is to build everlasting links with the Indian diaspora the world over. Whenever the Prime Minister is overseas, we see a grand welcome to the leader and the enormous shower of love on him. It's actually the faith of our diaspora being reposed on India and their pride in Indianness. Under the Prime Minister's leadership, our outreach to the diaspora has taken new dimensions and evolved in a way where we are moving towards the concept of global India. प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर बांग्लादेश में ऋषिकेश निमल ने हमारे ढाका संवाददाता से कहा कि देश के विकास में प्रवासियों का अहम योगदान है। नमस्कार, मैं ऋषिकेश निमल ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड इंडिया की तरफ से बांग्लादेश में बेस्ड हूँ एज ए कंट्री मैनेजर। प्रवासी भारतीय दिवस एक ऐसा फोरम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्रस्तावित किया है, जो रिकग्नाइज करता है इंडियन सिटीजन्स को जो बाहर रह के भी इंडियन इकोनॉमी और कल्चर में हेल्प करते हैं इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए। वैसे ही इंडिया और बांग्लादेश में काफी कल्चरल सिमिलैरिटीज है जो काफी रिलेशनशिप को मेंटेन करता है दोनों कंट्रीज के बीच में। इंडियन गवर्नमेंट के जो दूतावास जो यहाँ बेस्ड इंडियन हाई कमीशन, उनका काफी सपोर्टिव रोल रहता है इंडियन एक्सपर्ट्स को और जो एनआरआई जो यहाँ बेस्ड है दूसरे कंट्रीज में, ताकि इंडिया को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके और काफी अच्छा उससे बॉन्डिंग क्रिएट कर सके सभी कंट्रीज के बीच में। ढाका में सुश्री लोपामुद्रा ने आकाशवाणी को बताया कि उनकी भावनाएं आज भी हिंदुस्तान से जुड़ी हैं। Wish my fellow Pravasi friends and citizens of our country a very happy Pravasi Bharatiya Divas. We may be staying outside our country,
but our heart and soul always reside in our India. In this testing time, when our country and whole world is fighting against a different variant of COVID, our responsibility towards our country increases. May the Prabhasi keep contributing towards the development and growth of our country. चीन से एक प्रवासी भारतीय ने अपने संदेश में कहा, Let me wish you all first a happy Pravasi Bharatiya Divas. So Pravasi Bharatiya Divas is a special day, as we all know, especially for us, the Indian diaspora, that have been living out of our motherland India for a long time. So this gives a very wonderful opportunity for us to get connected with our motherland India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से आयोजन में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराने की अपील की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने वाले भाषण के लिए देश भर के युवा अपने सुझाव और विचार भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री इन सुझावों को अपने भाषण में शामिल कर सकते हैं। युवा महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए एकजुट, सक्रिय और प्रोत्साहित करना है, ताकि देश की युवा आबादी की क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया जा सके। बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय युवा समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य देश की विविधतापूर्ण संस्कृति को एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोना है। 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद जी की 355वीं जयंती आज मनाई जा रही है। वर्ष 1666 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। इस पावन अवसर को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। हरमिंदर साहिब पटना सहित देश के सभी गुरुद्वारों में अरदास, शबद और कीर्तन के विशेष आयोजन किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि श्री गुरु गोविंद जी के जीवन और संदेश ने लाखों लोगों में शक्ति का संचार किया। उन्होंने इसे सौभाग्य का विषय बताया कि उनकी सरकार को गुरु के 350वें प्रकाश उत्सव के विशेष आयोजन का भी अवसर मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के सपूतों के साहस और न्याय के लिए प्राणोत्सर्ग को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक रिपोर्ट। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर यह घोषणा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी दिन दोनों सपूतों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। गुरुजी के दोनों सपूतों ने धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों को त्यागने की बजाय प्राणों की आहुति देना उचित समझा। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 साहिबजादों की बहादुरी और आदर्श लोगों को शक्ति देते हैं। उन्होंने अन्याय के आगे कभी शीश नहीं झुकाया। उन्होंने समावेशी और परस्पर भाईचारे पर आधारित विश्व की कल्पना की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सही समय है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके बारे में जानें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। भारी उद्योग मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल से 16 जनवरी तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने कहा कि सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रम ऑटोमोटिव और पूंजीगत सामान क्षेत्र सहित वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी हरित और प्रौद्योगिकी संचालित विनिर्माण क्षेत्र के विकास पर केंद्रित होंगे। ये वो क्षेत्र हैं जो विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रह के बाद भारत लौटे। स्वदेश लौटने पर बंबई के लोगों ने व्यवसायी जहांगीर पेटेट के आलिशान भवन में भव्य स्वागत समारोह में बापू का स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका में इतर संवैधानिक आंदोलन का नेतृत्व करने और कानूनों की अवहेलना के बावजूद गांधी जी को भारत में ब्रिटिश सरकार से भी स्वागत मिला। इसका कारण था
कि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया वो जितना राजनीतिक था उतना ही मानवीय भी था। Mr. Gandhi, have you refused to wear European clothes? No, I haven't refused. I simply wanted to dress the way my comrades in prison dress. Mr. Gandhi, now that you're back in India, what are you going to do? I don't know. गांधी जी का सम्मान करने में ब्रिटिश सरकार भी भारतीयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हो गई। उन्हें 1915 की ब्रिटेन नरेश जन्मदिन सम्मान सूची में कैसर-ए-हिंद गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए समुचित समय लिया। अपने राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में गांधी ने 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में भारतीय स्थितियों को समझा और 1 वर्ष के लिए जनता के प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। एक वर्ष की इस अवधि में गांधी जी ने स्वयं को व्यक्तिगत और सामाजिक सुधारों तक सीमित रखा। उनका ये संयम जहां आंशिक रूप से स्वयं पर लागू मौन के कारण था, वहीं आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण कि वे अभी तक भारत की स्थितियों का अध्ययन कर रहे थे। 1 वर्ष पूरा होने के बाद गांधी जी ने अपने आप को पूरी तरह देश की आजादी के लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दिया। आज हम कृषक दीनबंधु सर छोटूराम को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 9 जनवरी 1945 को हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश भारत काल में किसानों की पीड़ा और यातना को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया। छोटूराम उस क्षेत्र के एक ऋणग्रस्त परिवार से थे जो अब हरियाणा में पड़ता है। ये क्षेत्र अक्सर सूखे और बाढ़ से त्रस्त रहता, जिससे किसानों को विवश होकर उधार देने वालों पर निर्भर रहना पड़ता था। सर छज्जू राम के संरक्षण में छोटूराम ने आगरा से कानून में डिग्री पाठ्यक्रम पूरा किया। 1916 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और 1920 तक रोहतक जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे। 1923 में उन्होंने फजले हुसैन और सर सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। इस पार्टी ने 1936 में पंजाब में आम चुनाव जीता तथा कांग्रेस और अकाली दल के साथ गठबंधन सरकार बनाई। छोटूराम राजस्व मंत्री बनाए गए। गढ़ी गांव के सर छोटू तने पूजा दुनिया सारी, मेहनत करके तने लाडले बचा गई जमींदारी। विभाजन से पहले पंजाब विधान परिषद के मंत्री के रूप में उनकी पहली प्रमुख उपलब्धि थी पंजाब भू राजस्व संशोधन अधिनियम 1929 पारित होना, जो आज तक ऐतिहासिक सामाजिक विधान बना हुआ है। पंजाब लेखा विनियमन अधिनियम 1930 से लेकर अनेक उपायों के जरिए महाजन और साहूकारों द्वारा किसानों के शोषण का अंत हुआ। पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1939 में बनाया गया, जिसके तहत अधिसूचित क्षेत्रों में बाजार समितियों के गठन का प्रावधान था। इनसे किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने में मदद मिली। होल्डिंग एकीकरण अधिनियम 1936 पारित होने के बाद भूमि होल्डिंग का एकीकरण किया गया। इस अधिनियम को 1945 में संशोधित किया गया। छोटूराम ने न केवल इन कानूनों को पारित करवाया, बल्कि इन्हें लागू किया जाना भी सुनिश्चित किया। कृषि के उत्थान में असाधारण योगदान के लिए किसानों ने छोटूराम को दीनबंधु और रहबर आजम की उपाधि से नवाजा। ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें 1937 में सर की उपाधि प्रदान की। इस राष्ट्रवादी और किसान हितैषी महान नेता को हमारा नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो।
विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में इस वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में लगभग 2,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इक्विटी मार्केट में 3,202 करोड़ रुपए निवेश किए, लेकिन डेट मार्केट से 1,221 करोड़ रुपए की निकासी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज फ्रांस के विदेश मंत्री जियां यवेस ली द्रियां से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने कहा कि वर्ष 2021 में भारत फ्रांस सहयोग की उपलब्धियां वर्ष 2022 के लिए मजबूत बुनियाद हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में फ्रांस ने भारत फ्रांस रणनीतिक संबंधों को महत्वपूर्ण आयाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में भारत फ्रांस सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। सिमोना हालेप ने मेलबर्न समरसेट टेनिस महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। मेलबर्न में उन्होंने तीसरी वरीयता प्राप्त रूस की वेरोनिका कुदरमेतोवा को 6-2, 6-3 से हराया। एशले बार्टी ने एडिलेड इंटरनेशनल का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में कजाकिस्तान की एलिना रिबाकीना को 6-3, 6-2 से हराया। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज श्रृंखला का चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का आखिरी मैच अब होबार्ट में खेला जाएगा। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में भीषण बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बर्फबारी के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर सड़क संपर्क बाधित हो गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान हिमपात हुआ है। देहरादून, सहारनपुर और दिल्ली से धनौल्टी और अन्य स्थानों पर पहुंचे पर्यटकों के कारण यातायात बाधित है। इधर हिमाचल प्रदेश में ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर हिमपात होने से अधिकांश स्थानों पर भीषण शीतलहर जारी है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने आकाशवाणी को बताया कि कल तक देश के विभिन्न भागों में बारिश हो सकती है। लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल अगले 24 आवर्स तक नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अधिकांश जगह पर हो सकता है। और इसके साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेन पंजाब, हरियाणा में हो सकता है। अभी वेदर राजस्थान एरिया में इम्प्रूवमेंट होगा, मगर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और एरिया ओडिशा में बारिश आज और कल होने का उम्मीद है। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरा छाये रहने के आसार हैं। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाये रहेंगे। उत्तर भारत में श्रीनगर और गिलगित में बादल छाये रहेंगे। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह में बर्फबारी या बारिश हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। इम्फाल, शिलंग, आइजोल, अगरतला में कोहरा या धुंध छाया रह सकता है, जबकि कोहिमा और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा। आयुष मंत्रालय ने 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन वैश्विक स्तर पर सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस दिन सूर्य नमस्कार के माध्यम से सभी प्राणियों की तरफ से सूर्य के प्रति कृतज्ञता अर्पित की जाती है। सामूहिक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर लोगों को जागरूक करना भी है। मंत्रालय ने कहा है कि यह आयोजन हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में मकर संक्रांति के महत्व को भी रेखांकित करेगा। सूर्य नमस्कार शरीर और मन के समन्वय के साथ 12 चरणों में किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को कल से एहतियाती कोविड रोधी टीका लगाया जाएगा। नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र ने बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय जाने से छूट दी। मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए नीट पीजी काउंसलिंग बुधवार से शुरू होगी। सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस पर कहा, भारत को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में प्रवासी भारतीय युवाओं की अहम भूमिका होगी। पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह कल से शुरू होगा। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 355वीं जयंती आज मनाई गई। टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी ने एडिलेड इंटरनेशनल का महिला सिंगल्स खिताब जीता और सिमोना हालेप ने मेलबर्न समरसेट टेनिस का महिला सिंगल्स खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।